Before this break, we have discussed regarding institutional credit. So, can Yes, you sir. tell me what are the different agencies involved in institutional credit? कौन-कौन सी हैं Sir, institutional credit में क्या-क्या आता है? कौन-कौन से हैं? गवर्नमेंट, sir, from कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरबीआई, हाँ, yes. बैंक जो सर नाबार्ड, इसमें नेशनल नेशनल बैंक फॉर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नबार्ड भी बोलते हैं, NABARD, नबार्ड। यस सर। ठीक है ना, इसके अगर आप यस सर। एप्लीकेशन पढ़ तो यही बनती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है फंक्शनरी। सो इट प्रोवाइड्स, ये बहुत से एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के बनाती है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस भी करती है ये। ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी ओके। इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी, ये एक नोडल एजेंसी है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सभी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी लगते हैं, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं इसमें। तो ये किसी भी एरिया का कोई भी नया एरिया है उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्कीम बनाएंगे कि जैसे आपका कोई भी एरिया है कि इसको डेयरी डेवलपमेंट यहाँ करनी है, जैसे आपका धार ब्लॉक है, ठीक है ना। धार ब्लॉक में अगर यस कोई सर। वहाँ का बनाएंगे कि अगर यहाँ पे डेयरी का प्रोजेक्ट कोई लगाना है, तो हाउ दे शुड, द बैंक शुड गो फॉर फाइनेंसिंग दिस फॉर डेयरी फार्मिंग। वहाँ की वो फिजिबिलिटी देखेंगे कि what type of animals are what type of milch animals are available there। ठीक है ना, जहाँ उसमें यस ब्रीड्स कौन कौन सी अच्छी हैं अवेलेबल है, उनकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है ना, दे विल सी यस दिस सर। कि कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर बैंक फाइनेंस करता है तो वेदर दी दोज हु स्टार्ट्स दी डेयरी फार्मिंग वेदर ही विल बी एबल टू रीपे। तो जब वो एबल रीपे की बात आ जाती है तो देन इट कम्स दी इकोनॉमिक वायबिलिटी। ये मैं आपको आगे प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा। तो देन इट कम्स द इकोनॉमिक वायबिलिटी कि जो फार्मर है, जिस पर्पस के लिए उसने अप्रोच किया है बैंक को, कि वेदर दी दैट प्रोजेक्ट इज टेक्निकल फिजिबल एंड इकोनॉमिकल वायबल। इकोनॉमिकल वायबल मींस कि वो इतना फंड्स जनरेट कर लेगा, इतना उसको प्रॉफिट हो जाएगा कि अपने एक्सपेंसेस बियर करने के बाद वो बैंक को पैसा दे सके। अभी आप इकोनॉमिक वायबिलिटी इससे भी देखी जाएगी कि अगर आपका वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन की सेल कैसे होगी। अगर सेल होगी तो किस रेट पे वहाँ पे दूध बिकेगा, ठीक है नहीं। जहाँ ऐसा ना हो कि जितना उसका खर्च आए उसे कम रेट पे दूध मिले, बिके। यस तो सर। ये चीज़ें जो है ये सब नाबार्ड देखता है। ठीक है ना, ये नाबार्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता है। जो मैं आपको सिर्फ क्योंकि बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं डील किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज कोई और होता तो वो आपको नहीं बता पाता कि नाबार्ड का क्या रोल है। तो ये था कि जैसे अब हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करती है एग्रीकल्चर के लिए। तो आपने देखा होगा कि ओके। यू मस्ट हैव सीन कि जहाँ जैसे कहीं पे ड्रॉट्स आ जाते हैं। ड्रॉट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉट? सर DROUGHT। सूखा पड़ता है। जब सूखा आ जाता है, जो सूखा, जब जैसे यस सर। रेनी सीजन नहीं होता तो क्रॉप्स फेलियर हो जाती हैं। जैसे आपका राजस्थान है, यहाँ पे बहुत से यस ड्रॉट्स सर। आ जाते हैं, जहाँ साउथ एरिया में भी, कर्नाटका साइड में, तो वहाँ पे बहुत से ड्रॉट्स आ जाते हैं और जहाँ फ्लड आ जाती हैं। जैसे ना अभी अभी आपने देखा होगा बिहार में बहुत फ्लड आ गया है, उत्तराखंड में बहुत सर फ्लड आ ऐसे गया है, हिमाचल में भी बहुत फ्लड आ गया। तो फ्लड से क्या है, उनकी क्रॉप्स जो है फार्मर्स की फेलियर हो जाती हैं। बाकी अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, अदर पर्सन आल्सो अफेक्ट। तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, वो उनको, वैसे तो आपने देखा होगा कि अंडर दी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है डिजास्टर फंड होता है, उसमें से पैसा देते यस हैं सर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। लेकिन जो गवर्नमेंट है दैट गिव्स आल्सो द लोन फॉर अदर एक्टिविटीज आल्सो। तो वो जो लोन होता है उसको तकावी बोलते हैं। आप लिख लो TACCAVI, तकावी। उसको ये बहुत, दिस इज वेरी पॉपुलर वर्ड। तो टी ए कावी। डबल TACCAVI, तकावी। ओके। TACCAVI, तकावी। तकावी को जो है, ओके दिस सर। इज वन टाइप ऑफ द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स।
ठीक है ना। तो ये तकाबी, लेकिन दिस लोन हैज टू बी रीपे टू द गवर्नमेंट, बट दैट इज रीपेमेंट पीरियड जो है इसमें दैट इज लेंथी, मतलब जो रीपेमेंट पीरियड दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपको जैसे जैसे मैंने आपको उसमें बताए थे कि शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, मीडियम टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। रीपेमेंट पीरियड जिनका लॉन्ग टर्म है मोर देन 5 ईयर्स होता है। तो इसमें भी जो रीपेमेंट पीरियड है वो बड़ा लॉन्ग टर्म होता है कि ज़्यादा देर के लिए देते हैं कि फार्मर अपनी कन्वीनियंस पे इसको पैसे को वापस कर सके। तो फर्स्ट जो है आप लिख लो इसमें, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस टू फार्मिंग सेक्टर। गवर्नमेंट So प्रोवाइड्स the government, गवर्नमेंट yes, sir. प्रोवाइड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। ये मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस टू द फार्मर्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस टू द फार्मिंग सेक्टर या फार्मर्स। तो डायरेक्ट फाइनेंस क्या होगा? हाँ सर ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंडर है ना? हाँ, ये इंस्टीट्यूशनल में जो हमने डिस्कस किए ना, गवर्नमेंट किया, फिर हमने Yes. ये कमर्शियल बैंक्स किया, कोऑपरेटिव्स किए, तो अब गवर्नमेंट के अंडर हम डिस्कस करेंगे। Okay, sir. Yes. हाँ, जो आगे सेगमेंट है ना गवर्नमेंट के अंडर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से लोन देती है। तो गवर्नमेंट दो तरह का लोन देती है, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट का मीन्स जैसे डायरेक्ट ही किसी को बेनिफिट मिलता है, तो मतलब जैसे डायरेक्ट फार्मर को दे दें तो वो डायरेक्ट हो गया। अब अगर हम किसी और को देते हैं, जैसे शुगर केन फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री को दिया, तो वो जो लोन है उसके लिए डायरेक्ट है, लेकिन उसका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा आगे आपको। डायरेक्ट फाइनेंस, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स तकाबी लोन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स तकाबी लोन, मैंने बोला आपको Yes, sir. TACC है, ये तकाबी लोन्स इन टर्म्स ऑफ distress, in times of, sorry, in terms of नहीं, in times of distress। distress जैसे आजकल बड़ी distress आ रही है ना, distress like famine। Like? famine भी अकाल होता है ना, FAMINE। Okay, sir. हाँ, अकाल होता है कि जब बिल्कुल प्रोडक्शन जो है आपकी बहुत, अभी नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा अभी कोई सिचुएशन नहीं आई। पहले जो आपको याद होगा कि जो मैंने देखा हुआ है दैट पीरियड कि 62 65 से पहले का जो पीरियड था उसमें फेमिन आ जाता था कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, जो हमारी पॉपुलेशन था उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन नहीं थी, तो अकाल पड़ जाता था। Akal means Okay. there was shortage of the grains. So famine. Yes. Then is the flood. Flood. Then drought, etc. DRO, Okay. drought का हमने लगा कि सूखा पड़ जाना. That is Yes, sir. called drought. तो ये इसके लिए जो लोन दिया जाता है that is the direct loan. तो ये लोन क्या दिया जाएगा? दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज गिवन टू द फार्मर। आप लिख लो, दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। This type of finance. This type of finance is given to the farmers for Yes, sir. agriculture development and also an relief measure during 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 distress times। डिस्ट्रेस जब कोई मुसीबत आ जाती है, ड्यूरिंग, जैसे जब फ्लड आ गया, फेमन आ गया, तो ये ड्यूरिंग डिस्ट्रेस टाइम। तो Okay, इसकी sir. व्हाट आर इट्स मेरिट्स? इसकी मेरिट्स क्या हैं जो गवर्नमेंट जो लोन देती है? व्हाट आर इट्स मेरिट्स? ठीक है ना। फर्स्ट जो मेरिट है इसकी, जो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस, दे आर ग्रांटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी मेरिट यही है कि फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये दिया जाता है। दिस इज गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड सेकंड जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वन, लो इंटरेस्ट इज चार्ज। लो मीन्स बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है ना, इवन 1% 2% जो है इस पे इंटरेस्ट, वो जस्ट कि फार्मर के दिमाग में ये रहे कि मेरे को ये पैसा वापस देना है, ठीक है ना। अगर नहीं भी देते हो तो इवन देन इट इज उसको राइट ऑफ कर देते हैं, मीन्स तो उसको माफ कर देते हैं पैसा। लो इंटरेस्ट इज चार्ज। द थर्ड वन इज रीपेमेंट प्लान इज कन्वीनियंट। रीपेमेंट, इसकी जो अदायगी करनी है, इसका जो वापसी करनी है, दैट इज दैट प्लान इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट उसकी असूलियत के हिसाब से होती है, वो कन्वीनियंट है। दैट इज रीपेमेंट इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कन्वीनियंट के ब्रैकेट में लिख लो या कन्वीनियंट का कॉमा डाल कर लिख लो कि दैट इज इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब वार्षिक किस्तें, एक साल बाद किस्त देनी और बराबर किस्त देनी। ओके सर। इक्वल का मतलब है इक्वल एनुअल, एक जैसी किस्त। अगर उसको 1000 रुपया हर साल देना, ये नहीं कि एक साल 1000 देना दूसरे साल 2000 देना, ऐसा नहीं है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। एंड इसकी जो डीमेरिट्स हैं, यू राइट एंड ऑल्सो इट्स डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स क्या है? क्वांटम ऑफ लोन इज डिटरमिन्ड, क्वांटम ऑफ loan is determined. The quantum of loan. Quantum means quantity. Quantum Yes, of loan is determined, मतलब उसका कैसे हम निकालेंगे, कैलकुलेट जिसको कहते हैं। Quantum of loan is determined on the basis of value of security offered, on the value of the security offered, by which large, by which, जिससे, क्योंकि वो सिक्योरिटी पे बेस है ना, दिस टाइप ऑफ लोन इज बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी। तो इसका क्या मतलब डीमेरिट होगी कि इसमें बाय विच लार्ज फार्मर्स रिसीव मोर क्रेडिट, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा होगी उनको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। दे विल गेव, लार्ज फार्मर्स रिसीव मोर क्रेडिट देन दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को SF ही लिख सकते हो, SF, एंड मार्जिनल फार्मर को MF, ऐसे लिखा जाता है इसको, स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर। ओके सर। तो ये क्योंकि जिसके पास ज़्यादा, क्योंकि उसमें दे हैव टू प्रोवाइड द लोन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, तो दोज फार्मर्स हु आर हैविंग लार्ज लैंड होल्डिंग दे विल गेट मोर लोन देन दी दोज हु आर हैविंग लेस लैंड होल्डिंग। इसका मतलब ये है the loan amount is inadequate, loan amount is inadequate, loan जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, loan amount is inadequate. ओके सर। तो लैंडलेस लेबरर जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, जिनके जो लैंड, जिनकी ज़मीन ही नहीं है जिनके पास, तो वो भी तो गांव में रहते हैं ना। लैंडलेस लेबरर्स, मोस्ट जो आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ दी जो पीपल है अपने गांव में, दे आर दी एग्रीकल्चरल लेबर, दे आर गेटिंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दी फार्मर, ठीक है ना, फार्म से उनकी लाइवलीहुड, तो दे आर कॉल्ड दी एग्रीकल्चरल लेबरर। तो दे दी लैंडलेस लेबरर्स आर लेफ्ट आउट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो क्योंकि बेस जो है उनका एग्रीकल्चर लैंड का रहता है, तो दे आर लेफ्ट आउट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। ओके सर। तो ये है, दीज आर दी डीमेरिट्स जो आप इसमें लिख सकते हो ना। तो देन कम्स द इनडायरेक्ट फाइनेंस। अब हम ये गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट फाइनेंस कैसे देगी, तो इसका डायरेक्ट जो है आप लिख लो कि जो डायरेक्ट फायदा नहीं फार्मर को होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है। इट एलोकेट्स सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर, इट एलोकेट्स सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज्ड, इट एलोकेट्स, एलोकेट्स मतलब देती है, जो बांटती है। इट एलोकेट्स, ALLOC, एलोकेट्स सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर। आप लिख लो, फिर मैं बताता हूँ सब्सिडाइज क्या होता है। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर टू स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो मतलब ये क्या हो गया, व्हाट इज देयर, जहाँ फार्मर इन्वॉल्व नहीं है,
क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट है, जैसे ये पंजाब स्टेट है, ठीक है ना, तो ये पंजाब स्टेट में क्या करेगी कि जो स्टेट है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसको फर्टिलाइजर दे देगी। फर्टिलाइजर मीन जो खादें हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर, जहाँ मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का, जैसे ओके यूरिया दे दिया, डीएपी के जो बैग्स दे दिए, तो वो उसको सब्सिडाइज रेट्स पे दे देती है। सब्सिडाइज रेट्स मीन्स कम रेट पे। जैसे कि अगर 100 रुपए का बैग आ रहा है, तो वो उसको 50 रुपए में गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है ना। ओके सर। तो वो जब उसको सब्सिडाइज रेट्स पे दे दिया, तो वो आगे फार्मर को भी सब्सिडाइज रेट्स पे ही मिलेगा। वो फर्टिलाइजर है जो ओपन मार्केट में अगर वो मिल रहा है, जैसे आपका राशन है, ऐसे ही हो जाता यस है सब। वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे मिलता है ना, जो डिपोओं पे लेते हैं, तो दे गेट ऑन द सब्सिडाइज रेट्स। तो ऐसे ही ये सब्सिडाइज रेट्स पे फर्टिलाइजर मिल जाता है। तो लेकिन इसमें जो लोन है वो उसको दिया गया है, स्टेट को, ठीक है ना, बट द बेनिफिट इज गेटिंग द फार्मर्स। और फिर देन इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू फार्मर्स। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू फार्मर्स। टेक्निकल। टेक्निकल असिस्टेंस जो आपको टेक्नोलॉजी देगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट, गवर्नमेंट जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, तो फार्मर्स को। हाँ, फार्मर्स को। इट implements it implements price stabilization schemes. It implements price stabilization scheme for various crops. सर स्टेबलेशन स्कीम्स। Stabilization schemes ओके for various crops. Price stabilization scheme मीन कि प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए जो डिफरेंट आपकी क्रॉप्स हैं, उसकी स्टेबिलिटी के लिए निकालती है। जैसे ये आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा इस पे चल रहा था, अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू दी न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका फिक्स करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब वो प्राइस को स्टेबलाइज करती है कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, कि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है मार्केट में कि प्राइसेस डाउन हो जाए, तो लेकिन उन्होंने एक, जैसे सपोज कर अभी ये राइस है, जब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये राइस है, तो राइस लगाने से पहले, जब राइस मई जून में लगा है, तो ये फरवरी मार्च में गवर्नमेंट ने इसकी एमएसपी फिक्स कर दी थी। अभी पता नहीं कि 1600 या 1800 पर क्विंटल इसकी जो फिक्स कर दी है। मींस इसका कि अगर मार्केट में जो राइस है उसका रेट अगर 1000 रुपया चला जाता है, स्पोक मार्केट में 1000 पर क्विंटल चला जाता है, तो फार्मर को पैसा जो है वो जितना उन्होंने एमएसपी की है 1800, वो उनको जरूर मिलेगा। समझ गए ना, ओके कि मतलब यस टू गेट, यस सर। हाँ, टू गेट कंपनसेटेड, कि उनका जो उनकी उनकी उनका रेट का जो उनकी वैल्यू है प्रोड्यूस की, उसका उसका रेट ना कम हो जाए। तो इनको क्या, इसको कहते हैं, आप ये लिख लो, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके ऊपर बहुत चल रहा है आजकल। ये सभी क्रॉप्स का भी अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया है, एमएसपी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इसको कर दिया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा है, ये काफ़ी टाइम लगेगा, मैं आपको अगर बताता हूँ। तो आप जस्ट यू राइट डाउन कि इसमें एमएसपी ये है। तो दिस इज दी, हाँ सर सेकंड पॉइंट फिर से वो करना। हाँ, ये जो है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू फार्मर्स। टेक्निकल ठीक है सर। असिस्टेंस टू फार्मर्स, टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब टेक्निकल गाइडेंस देते हैं कि हाउ टू ग्रो दी क्रॉप्स। जो अभी जो हम ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे ना, राइस, तो ये यस सर। सारी यस सर। टेक्निकली जो है कि कैसे उसको ग्रो करना है, ठीक है ना। तो ये दिया जाता है। देन वी कम टू दी, इसमें थोड़ा सा ही हम टच करेंगे, तो फिर उसके बाद में बस ब्रेक कर देंगे। तो फर्स्ट इज, ये जो आपका जो सेकंड है, जो आपने उसमें गवर्नमेंट के बाद कमर्शियल बैंक्स लिखा था, ठीक है ना। सर कोऑपरेटिव। हाँ, कोऑपरेटिव्स भी है, कमर्शियल बैंक्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं, कोऑपरेटिव्स का भी मैं बता दूंगा। कमर्शियल ओके बैंक्स,
तो कमर्शियल बैंक्स में अगर आप देखो, इसमें जस्ट आप अभी राइट डाउन कुछ ना करो, मैं आपको जस्ट यू गेट योरसेल्फ एक्वेंटेड विद द कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या है कि कमर्शियल बैंक्स ये जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बैंक्स, ठीक है ना, ये सब जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप था, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, है ना, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्र था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, मैं इंदौर में रहा हूँ, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप थे, इनको मर्ज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही। अब कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, इनको सब्सिडरी बोलते थे, ये स्टेट बैंक की सब्सिडरी थी, स्टेट बैंक की ब्रांचेस थी, ठीक है ना। अब इनको मर्ज कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये खर्चा इससे ज़्यादा होता है। अभी जैसे यहाँ पठानकोट में स्टेट बैंक पटियाला था, तो देर इज़ नो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला इन मतलब पठानकोट नाउ। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया, मतलब उसमें ही मिला दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि ये इसमें क्या हुआ कि बैंक के काफ़ी खर्चे कम हो जाते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स ने काफ़ी कंसोलिडेशन की, पहले कमर्शियल बैंक्स ने काफ़ी एक्सपेंशन की। और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो मेन इसमें आपका आगे एक बीच में कहीं टॉपिक भी है सोशल बैंकिंग के बारे में। तो अगर आप देखो तो ये जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स जिसका मैंने नाम लिया था, अभी आपने लिखना कुछ नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जब हम मिलेंगे फिर आप इसके बारे में लिखना, क्योंकि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो। तो कमर्शियल बैंक्स जो ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये अगर आप देखो 1969 से, क्योंकि आपका तो किसी का बर्थ ही नहीं है, 1969 से जो पहले था, ये जो बैंक्स थे, जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे, ये एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं देते थे, ठीक है ना। अब जुलाई 1969 से जब इनको नेशनलाइज किया गया, ये बैंक्स जो थे कमर्शियल बैंक्स एग्रीकल्चर के लोन नहीं देते थे, फार्मर यहाँ अप्रोच नहीं करता था, बड़े बड़े जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे ओनली अप्रोच द बैंक्स एंड गेट द लोन फ्रॉम देयर। पैसा पब्लिक का होता था, मैंने पहले भी बताया कि जो पैसा है बैंक में, दैट इज पब्लिक मनी, वो आप जो पैसा जमा कराते हो वही लोन पे दिया जाता है। तो वो जो था बड़े बड़े लोग ले लेते थे। तो ये जो हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी थी, जो छोटे किसान थे या छोटे एंटरप्रेन्योर थे, छोटे रिटेल ट्रेडर्स थे, इनको कोई नहीं पूछता था, बड़े लोग ही लेते थे और बड़े ही उसमें से फायदा उठा के तो अपना प्रॉफिट कमाते थे। तो जब ये 1969 में आपका बड़ा एक गोल्डन टाइम था, जब प्रधानमंत्री हमारी उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि दिस इज वेरी बैड कि पैसा जो है ये पब्लिक का है, इट शुड बी यूटिलाइज बाय ऑल, सब इसको यूटिलाइज करेंगे। तो उन्होंने इसको नेशनलाइजेशन कर दिया बैंक्स को। तो ये 1969 में नेशनलाइजेशन हुई। नेशनलाइजेशन का मतलब है राष्ट्रीयकृत, ठीक है ना। इसको जो हिंदी में बोलते हो राष्ट्रीयकृत किया गया, मतलब एक राष्ट्र के अंदर सबको इसको कर दिया कि बैंक्स जो है अपनी मनमानी नहीं करेंगे, देयर विल बी सेट ऑफ गाइडलाइंस कि उसको फार्मर्स को भी पैसा देना पड़ेगा। फिर उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया था, क्योंकि मैं जब बैंक में 1979 में गया था तो देयर वाज रिस्ट्रिक्शन कि वो ये था कि गवर्नमेंट जो हमारा जितना भी हम लोन देते हैं, सो कॉल हमारी अगर कोई ब्रांच है, जैसे मैं अम्बाला में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे अगर 100 रुपीज़ वो हमारी ब्रांच लोन दे रही है, तो उसमें ये कहा गया था कि आपको 16 रुपये जो है वो एग्रीकल्चर को देने हैं। यू हैव टू प्रोवाइड 60 रुपीज़ टू दी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि 16 रुपये एग्रीकल्चर को जाएंगे, बाकी जो 84 रुपीज़ हैं वो दूसरे लोगों को दोगे। तो पहले नहीं देते थे, ठीक है ना। तो नेशनलाइजेशन जब नेशनलाइज हुआ तो ये सारे बैंक्स जो है, आप सिर्फ बैंक्स ही लिख लो, फिर इसके बाद में इसको क्लोज करेंगे। तो नेशनलाइज फर्स्ट जो फेज में नेशनलाइज बैंक्स हुए हैं, ये जुलाई 1969, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 19 लिख रहे हो ना सर? जुलाई 19 जुलाई 1969 1969 में जो बैंक्स हैं आपके नेशनलाइज हुए हैं। तो वो कौन कौन से बैंक्स थे जो नेशनलाइज हुए हैं? फर्स्ट इज दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैं था बैंक ऑफ इंडिया में,
सेकंड इज द बैंक ऑफ इंडिया, देन PNB पंजाब नेशनल बैंक जो आपके यहाँ बुंगल में है बनाने में, देन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन इज यूको बैंक, उसको यूनाइटेड कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं, यूको बैंक, देन इज कैनरा बैंक, अगर आप पठानकोट में आए हो तो यह डलहौजी रोड पे है कैनरा बैंक, देन इज देना बैंक, अब देना बैंक मर्ज हो गया है, DEN, देना बैंक जो है उसको मर्ज कर दिया गया है किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा में, अभी नहीं है ये देना बैंक, तो आप, लेकिन मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ, अभी नाउ देयर इज नो देना बैंक, देना बैंक को मर्ज कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आप लिख लो वैसे ब्रैकेट में, नाउ मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा, देन इज सिंडिकेट बैंक, देन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, देन इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद यूपी में जगह है ना जहाँ पे सर ये भी मर्ज हो गया ना, हाँ इलाहाबाद बैंक भी मर्ज हो गया ना। हाँ, इलाहाबाद बैंक भी हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट जो क्या है, इलाहाबाद बैंक भी हो गया हुआ है, इलाहाबाद बैंक, देन इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, देन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मर्ज होने जा रहा है अभी, बस शायद इसी मंथ के एंड में हो जाए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन इंडियन ओवरसीज बैंक, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आगे मैं आपको बता, पंजाब एंड सिंध बैंक, और ये एक बैंक और है ये, और ये इसको मर्ज करने जा रहे हैं सर ये पंजाब एंड सिंध बैंक में मर्ज होंगे ना ये हाँ, ये वो आगे है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ पंजाब, हाँ यही है, एक पंजाब एंड सिंध बैंक को मर्ज करने जा रहे हैं, ये ठीक है, अंकिता ने बताया, तो वो आगे मैं उसमें उसको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जुलाई 1969 में हुए हैं नेशनलाइज, इसके बाद फिर मैं आपको अप्रैल 1980 सेकंड नेशनलाइजेशन हुई है बैंक्स की, सेकंड नेशनलाइजेशन अप्रैल 1980 में सेकंड नेशनलाइजेशन की गई है, तो उसमें ये आए हैं बाकी जो 6 मोर बैंक्स, पहले 14 थे फिर 20 हो गए, 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, वो कौन कौन से हैं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देन विजय बैंक, कौन सा बैंक सर, विजय, विजय VIJAY, विजय बैंक, देन कारपोरेशन बैंक, देन आंध्रा बैंक, और फिर ये जो अंकिता बता रही थी जिसकी मर्जिंग चल रही है, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है ना, और नेक्स्ट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी मर्ज हो गया है, अभी हो गया मर्ज ये PNB इसके वो बाहर जो है बोर्ड जो है वो PNB का लग गया हुआ है सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका ग्रीन सा सिग्नल रहता था, अभी ये PNB में मर्ज हो गया, तो ये नटशल ये सिर्फ मेरे का बताने का था कि ये हमारे बैंक्स हैं, और इसमें मैं जो लेटेस्ट आपको बता दूंगा कि अभी कौन से रहे नहीं है, ये तो मैं बात तब की कर रहा हूँ ना, अप्रैल 90 की, अभी जो हाँ अप्रैल 1980, तो अभी लेटेस्ट कितने हैं वो मैं आपको लेटेस्ट बता दूंगा कि वो भी आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, और कौन से मर्ज होने जा रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना एग्रीकल्चर फाइनेंस बैंकिंग का, साथ में पता होना चाहिए लेटेस्ट क्या है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, दिस इज रिगार्डिंग कि क्या है हमारा कमर्शियल बैंक्स, आगे ये कमर्शियल बैंक्स किस किस पर्पस के लिए लोन देते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट, देन कोऑपरेटिव का भी डिस्कस करेंगे, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RRB का भी डिस्कस करेंगे, वेरी लेंथी चैप्टर, ठीक है ना, तो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर जो है इटसेल्फ ये बहुत वास्ट है, दिस इज नॉट कि ये अकेला सिर्फ मैं आपको एग्रीकल्चर ही बता रहा हूँ, तो ये अकेला एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग नहीं करता, लॉट ऑफ फाइनेंसिंग इज देयर, बहुत सी हैं, अब उसमें मैं शायद आपका एक पीरियड ले लूँगा तो बता दूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस दिस बैंक्स आर डूइंग, आप जाते हो बैंक में तो आपको पता ही नहीं चलता, अगर टाइम मिला, अगर इफ दी कंडीशन, तब आपको मैं विजिट भी कराऊंगा वन ऑफ द बैंक, और मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि व्हाट दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है ना, so that is all for the best conditions prevail there, congenial condition should prevail, ठीक है ना, तभी हम कर पाएंगे ना, अभी तो हम सब अभी तो हम सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में मैं क्या दिखाऊं आपको,
ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, तो कोई नहीं, लेट अस होप कि कंजीनियल टाइम विल कम, सर्टेनली इट विल कम, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो है कि दिस इज द लॉ ऑफ नेचर आपको, क्योंकि यू शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको ये पॉजिटिव रहना है इस सारे में, क्योंकि देखो मेरी एज का भी जो है अभी वो पॉजिटिव सेंस रख रहा हूँ मैं अभी भी, आई एम ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है ना, कि अच्छा टाइम जरूर आएगा और आएगा वो, तो क्योंकि वो क्यों है कि सिंस यू आर स्टडिंग और आपने कहा कि ये नेचर का लॉ है, कि दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, कि कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना। कोई भी आपका जैसे लाइफ में कभी भी देखोगे, अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, ये सब कभी सुख नहीं हमेशा रहता और कभी दुख नहीं हमेशा रहता, ठीक है ना, तो कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता है, तो लेट अस होप कि द टाइम विल चेंज एंड वी विल अगेन मीट ऑन ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो ये जो हम वर्चुअल अभी स्टडी कर रहे हैं, इससे हट के फिर हम अगेन वी विल मीट, ठीक है ना। तो यहाँ ही मैं इसको अभी मैं इसका लेक्चर का एंड करता हूँ, नेक्स्ट वी विल मीट and then we will study about the further financing of agriculture. Okay. Okay, thank you very much.